प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम श्वसन पढ़ेंगे, मानव श्वसन। कल हमने श्वसन का एक पार्ट पढ़ा था जिसमें हमने एक कोशिकीय जीवों और पौधों में श्वसन के बारे में बात करी थी, और थोड़ा सा हमने पढ़ा था कि श्वसनी जो अंग हैं वो किस प्रकार के होने चाहिए। तो उसके बारे में बात करते हुए उसके कुछ गुणों को बताया था कि जंतुओं में जो श्वसनी अंग होंगे, एक तो उनका सतही क्षेत्रफल ज़्यादा होगा और दूसरा उनकी जो अवशोषण की सरफेस है, जो क्षेत्र है जहाँ से अवशोषण होगा, वो पतली भित्ति का बना होगा ताकि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का जब एक्सचेंज हो, उनका आदान प्रदान हो, तो वो आसानी से हो सके। आज हम मानव श्वसन तंत्र के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, उसके अंगों के बारे में पढ़ेंगे और श्वसन की क्रियाविधि के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि श्वसनी अंग काफ़ी मुलायम होते हैं, इसलिए इन्हें हमारे शरीर के अंदर वक्ष गुहिका में छोड़ा जाता है। अगर ये बाहर होते तो छोटी सी चोट इनको खत्म कर सकती थी, जिसकी वजह से जंतु की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हमारे जो श्वसन अंग है, मानव में जो श्वसन अंग है, वो फेफड़े हैं, जो काफ़ी पतले मुलायम हैं, और ये फेफड़े हमारी वक्ष गुहिका में होते हैं, हमारी पसलियों के नीचे, जैसा कि इस चित्र में दिखाया हुआ है। अगर इस चित्र की बात करें हम, तो इसमें जो वक्ष गुहिका है उसमें दो फेफड़े हमारे पास मौजूद हैं, और एक दायां और एक बायां, और दोनों फेफड़ों में नासा द्वार से हवा अंदर जा सकती है। तो अगर शुरुआती बात करें कि कहाँ से कहाँ तक ये पूरा हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस फैला हुआ है, अगर इसकी बात हो तो शुरुआत होती है सबसे पहले नासा द्वार से। नासा द्वार हमारी नासिका में दो छिद्र हैं जिनके द्वारा हम वायुमंडल से हवा को अंदर ले पाते हैं। और हवा अंदर जाती क्यों है? कुछ तो हम फोर्सफुली यानी कि मांसपेशियों की मदद से ऐसा करते हैं, और कुछ वायु का दाब दो जगह पर अलग अलग होने की वजह से, यानी कि दाब में अंतर होने की वजह से हवा हमारे फेफड़ों में भरती है या उनसे बाहर निकलती है। तो सबसे पहला अंग हमारे श्वसन तंत्र का हुआ नासा द्वार। नासा द्वार के पीछे हमारी नासिका में एक कैविटी है, इस कैविटी को कहते हैं नासा गुहा, जिसमें श्लेष्मा की एक परत होती है जो हमारी हवा को धूलकण रहित बनाती है, और साथ में श्लेष्मा जो है उसे थोड़ा नम भी बना देती है ताकि एक्सचेंज आसानी से हो सके, आदान प्रदान आसानी से हो सके। तीसरा, नासा द्वार में कुछ महीन बाल होते हैं जो धूल कणों को बाहर रखते हैं और हमारे फेफड़ों तक नहीं पहुंचने देते, यानी कि वायु को छानने का कार्य करते हैं। वही नासा गुहा और मुख गुहा दोनों एक जगह इकट्ठी भी होती है, यानी कि मुख से लिया भोजन और नासिका से आई हुई हवा दोनों के लिए एक कॉमन मार्ग थोड़ी देर के लिए होता है, परंतु मुख गुहा से जो भोजन है वो चला जाता है पीछे भोजन नली में, और जो नासिका के द्वारा ली गई हवा है वो चली जाती है श्वास नली में। तो प्यारे बच्चों, यहाँ नासा गुहा के बाद यदि हम बात करें तो हवा इस प्रकार से श्वास नली में चली जाती है, यहाँ से होती हुई। अब श्वास नली में जो हवा चली गई, तो वो जो पाइप है वो हवा को आगे दोनों लंग्स में, दोनों फेफड़ों में भेज देती है। अब मुख्य श्वास नली जो है हमारी, उसके चारों तरफ, जैसे ये श्वास नली है तो इसके चारों तरफ सी आकार की कुछ रिंग्स होती हैं जो इस पाइप को मुचने नहीं देती, यानी कि सिकुड़ने नहीं देती, और इसे फुलाए रखती है ताकि ये पिचक ना जाए, और पिचकने के बाद हवा जो है वो अंदर नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से मृत्यु भी हो सकती है। तो ये उपास्थि के वलय हैं जो इस पाइप को क्या करते हैं, पिचकने से रोकते हैं, जैसा यहाँ लिखा, उपास्थि के वलय। और इस प्रकार हवा नासिका से होती हुई, नासा द्वार से होती हुई नासा गुहा, नासा गुहा से कहाँ, श्वास नली। हमारी जो श्वास नली है वो आगे दो भागों में बंटती है।
एक दाएं फेफड़े में और एक बाएं फेफड़े में। और जो इसके दो हिस्से होते हैं इनको हम कहते हैं श्वसनी। और ये श्वसनी आगे छोटे छोटे और हिस्सों में बंट जाती है जिन्हें हम कहते हैं श्वसनिकाएं। और फेफड़े में ये श्वसनिकाएं बिल्कुल अंत में छोटी छोटी गुब्बारे नुमा संरचनाओं से जुड़ी होती है जिन्हें कहते हैं कूपिका, जैसा कि इस चित्र में दिखाया हुआ है। ये श्वसनिकाएं हैं और श्वसनिकाओं के अंतिम सिरों पर ये गुब्बारे नुमा छोटी छोटी संरचनाएं हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, कूपिकाएं। तो ये हुआ हमारे श्वसन तंत्र का पूरा वृत्तांत कि श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग और कैसे कैसे होते हैं। तो नासा गुहा से श्वास नली, श्वास नली फिर आगे दो भागों में बंटती है जिन्हें हम कहते हैं श्वसनी। श्वसनी आगे छोटे छोटे हिस्सों में बंटती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, श्वसनिका। और उसके आगे क्या बनती हैं, कूपिकाएं। अगर इसी चित्र को हम 3D व्यू थोड़ा देखना चाहें तो कुछ पिक्चर के माध्यम से हम इसको गौर करेंगे कि ये कूपिकाएं कैसी होती हैं और हमारे फेफड़े कैसे दिखाई देते हैं। प्यारे बच्चों, आपके सामने ये फेफड़े का 3D व्यू है। इस तरह से हमें 3D संरचना फेफड़े की दिखाई देती है। ये श्वास नली है और ये इस पर उपास्थि वलय हैं और ये दोनों फेफड़े हमारे इस तरह से। जो हमारा बायां फेफड़ा है इसमें यहाँ जगह है जो हृदय को धारण करती है, इसलिए ये थोड़ा छोटा होता है। और इसी फेफड़े को काट करके इसका अंदर का व्यू देखें तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है श्वास नली, ये श्वसनी, श्वसनी से आगे ये जो थोड़ी बड़ी पाइप है ये श्वसनिका, ये जो आगे छोटी छोटी पाइपें बन रही है ये छोटी श्वसनिकाएं। और इन श्वसनिकाओं के चारों तरफ क्या होती हैं, एल्वियोलाई यानी कि कूपिकाएं, इस तरीके से। तो ये इस तरीके का विस्तीर्ण जाल, इसका सरल चित्र है हमारे पास। दूसरा हम देखते हैं कि कूपिकाओं के चारों तरफ क्या होता है, तो वो एक दूसरे चित्र में देखते हैं कि वहां पर क्या चीज मौजूद हो। ये हमारे सामने कूपिकाओं का चित्र है। तो ये कूपिकाओं में ये गुब्बारे नुमा संरचनाएं हैं और इन संरचनाओं के चारों तरफ इस तरीके से ये खून की केशिकाएं विस्तीर्ण जाल बनाती है, चारों तरफ फैली होती है। यानी कि जो ऑक्सीजन यहाँ कूपिका के अंदर आई वो ऑक्सीजन यहाँ से निकल करके, जैसे इस कूपिका के अंदर जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से निकल करके इस विस्तीर्ण जाल की जो केशिकाएं हैं इनमें चली जाती है और केशिकाओं से ये ऑक्सीजन खून के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में पहुंचा दी जाती है। यानी कि जो ये नीले रंग की केशिकाएं हैं, ये नीले रंग की जो केशिकाएं हैं ये हमारे शरीर में विऑक्सीजनित खून फेफड़ों के पास लेके गई और फेफड़े के अंदर से ऑक्सीजन मिलने के बाद ऑक्सीजनित खून ये केशिकाएं यहाँ से इकट्ठा करके ले आई, जो हृदय में आ जाएगा और हृदय से पूरे शरीर में भेज देगा। तो इस प्रकार एक छोटा चित्र और है जो हमारी फेफड़ों की पोजीशन वक्ष गुहा में बताएगा कि किस तरीके से होता है, उस पर और गौर। ये जो चित्र है इसमें हमारे दोनों फेफड़े दिखाई दे रहे हैं और इन फेफड़ों के नीचे एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ये है डायाफ्राम। डायाफ्राम जब इस तरीके से गुबंदनुमा हो जाता है तो ये फेफड़ों को ऊपर की तरफ धकेलता है, जिससे फेफड़े छोटे हो जाते हैं और उनके बीच का आयतन कम हो जाता है और उनमें आयतन कम होने की वजह से हवा का दाब बढ़ जाता है, जिससे हम हवा को बाहर फेंकते हैं। और जब ये डायाफ्राम चपटा हो जाता है तो वक्ष गुहा का आकार बढ़ जाता है, फेफड़ों का आकार बढ़ जाता है। उनका आयतन बढ़ने की वजह से उनमें हवा का दाब कम हो जाता है, जिससे बाहर से हवा फेफड़ों के अंदर भर जाती है। तो इस प्रकार डायाफ्राम जो है वो हमें सांस लेने में मदद करता है, सांस में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में मदद करता है, अंतःश्वसन और उच्छ्वसन में। अब हम थोड़ी क्रियाविधि पढ़ते हैं
क्या क्या चीजें हैं फेफड़ों में और श्वसन के दौरान क्या क्या होता है। हमने जो पढ़ा उसमें सबसे पहले वायु शरीर के अंदर नासाद्वार के द्वारा अंदर जाती है। नासाद्वार जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित बालों द्वारा निस्पंदित यानी कि छान दी जाती है, जिससे वायु से धूल कण दूसरी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं और श्लेष्मा की एक परत इस मामले में भी सहायता करती है। कंठ में उपास्थि के वल्ले होते हैं जो ये करते हैं कि वायु का मार्ग निपतित न हो, यानी कि वो जो श्वसनी है या जो श्वास नली है वो पिचक करके निपतित ना हो जाए, वो पिचक करके उसमें से हवा जो है वो ना जा पाए, ऐसा ना हो, तो ये पिचकने से रोकती है। उसके बाद अगर हम इसमें बात करें तो लिखा है कि फुफ्फुस जो है वो छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है और जो अंत में गुब्बारा जैसी संरचना में अंतकृत हो जाती है, जिसे कूपिका कहते हैं। यानी कि श्वास नली, फिर आगे उससे दो श्वसनी और फिर उससे छोटी छोटी श्वसनिकाएं और उनके ऊपर गुब्बारे जैसी संरचनाएं, जिनको आप क्या कहते हैं, एल्वेओलाई यानी कि कूपिका। कूपिका से ही गैसों का विनिमय होता है। विनिमय का मतलब आदान प्रदान। कूपिका के अंदर जो हवा भरी है वो खून में मिलती है और खून से हवा कूपिकाओं में आती है और कूपिकाओं में रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है, जैसा हमने पिछले चित्र में देखा। और जब हम श्वास अंदर लेते हैं, अब अंतः श्वसन कैसे करते हैं तो उसका तरीका क्या है। जब हम श्वास लेने वाले होते हैं तो हमारी पसलियां ऊपर उठती हैं और पसलियां ऊपर उठने पर डायाफ्राम क्या हो जाता है, चपटा, जिससे वक्ष गुहिका क्या हो जाती है, बड़ी, और वायु फेफड़ों के अंदर चूस ली जाती है। तो अंतः श्वसन में क्या होता है, डायाफ्राम चपटा होगा, पसलियां ऊपर उठेंगी, वक्ष गुहिका बड़ी हो जाएगी और वायु जो है वो फेफड़ों में भर जाएगी। ये हो गया अंतः श्वसन का क्रियाविधि की कैसे होगा। फिर जो हवा कूपिकाओं को भर देती है वहां से ऑक्सीजन रुधिर में चली जाती है और रुधिर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्तकों से आई वो कूपिका में छोड़ दी जाती है। उसके बाद कूपिका रुधिर वाहिका जो है कूपिका के अंदर वो क्या करती है, रुधिर को पूरे कोशिकाओं तक पहुंचाती है जिसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ चुकी है। यानी कि फेफड़ों में जो रुधिर जाएगा वो वहां से ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजनित होकर पूरे शरीर में चला जाएगा, ऑक्सीजनेटेड होकर के। और उसके बाद जब वो उत्तकों में यानी कि कोशिकाओं में जाकर के ऑक्सीजन बांट देगा और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के वापस जब फेफड़ों के पास आएगा तो वो विऑक्सीजनित होगा। इस प्रकार फेफड़े हमारे रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। अब बात है कि क्या हमारे शरीर में ऑक्सीजन इतना आसानी से विसरित हो जाती है, पूरे शरीर में आसानी से चली जाती है। विसरण का मतलब है ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ किसी पदार्थ का चलना, यानी कि उसका स्थानांतरित होना। तो जब हम दो प्रकार के विलयनों को मिलाते हैं तो जिसमें पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है वो वहां से दूसरे विलयन के अंदर स्वतः ही मिल जाता है, जिसे हम विसरण कहते हैं। तो क्या ऑक्सीजन रुधिर में जो फेफड़ों के अंदर रुधिर था वहां खून के अंदर मिलने के बाद अपने आप पूरे शरीर में फैल जाती है विसरण के द्वारा? तो ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें कि अगर अकेले विसरण के द्वारा हमारे शरीर में रुधिर का फैलना होता, अगर रुधिर के अंदर ऑक्सीजन फैलती केवल विसरण के द्वारा, तो हमारे फेफड़ों से ली गई वायु 3 साल बाद पैर के अंगूठे तक पहुंचती। अगर ऐसा होता तो यानी कि जो विसरण प्रक्रिया है उसके द्वारा यदि ऑक्सीजन फेफड़ों से शरीर के अंगों तक पहुंचती तो आप देखिए कि फेफड़ों से पैर के अंगूठे तक पहुंचने में उसे अनुमानतः कितने साल का समय लगता? 3 साल बाद। यानी कि आज जो आपने श्वसन किया वो 3 साल बाद आपके पैरों के अंगूठों के पास ऑक्सीजन पहुंचाता। पर वास्तव में ऐसा नहीं होता। जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो बहुत जल्दी हमारे पूरे शरीर में फैल जाती है। तो ऐसा